हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आज की क्लास बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 111th क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये। अब इसको डिस्कस करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द लीडर ऑफ ओपोजिशन, हमारे बच्चों जैसे राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, तो जिस पार्टी का विनर होता बच्चों, जैसे कोई भी पार्टी विनर होती है, एक विनर पार्टी होती है जिसके ज़्यादा मेंबर होते हैं उसको विनर पार्टी बोलते हैं बच्चों। एंड एक पार्टी होती है बच्चों लीडर ऑफ अपोजिशन। एक पार्टी क्या होती है? लीडर ऑफ अपोजिशन। एक पार्टी होती है लीडर ऑफ अपोजिशन, एक होती है बच्चों विनिंग पार्टी। विनिंग पार्टी के जो लीडर है उसको पीएम बना दिया जाता है। विनिंग पार्टी के लीडर को पीएम बना दिया जाता है। एंड जो पार्टी हार के आई है बच्चों, जिसके पास कंप्लीट बहुमत नहीं था बच्चों, मेजोरिटी नहीं थी, उसको उसमें से एक पर्सन को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है। तो ये पूछा बच्चों, फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कब रिकॉग्नाइज्ड करा गया? तो याद रखना बच्चों, अगर ये पूछे लीडर ऑफ अपोजिशन कब शुरुआत हुई थी? 1969 में। 1969 में किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों? लीडर ऑफ अपोजिशन की। कुल मिला के बच्चों एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, जो लोकसभा है, राज्यसभा, उसमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। एंड वो लीडर ऑफ अपोजिशन की शुरुआत की बात करें बच्चों, तो ये शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1969 में हुई थी। अब बात करें बच्चों फर्स्ट अपोजिशन लीडर। अब जो अपोजिशन लीडर की शुरुआत हुई वो 1969 में हुई, तो फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर फर्स्ट अपोजिशन लीडर कौन था? राज्यसभा के अंदर फर्स्ट अपोजिशन लीडर कौन था? कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। तो फर्स्ट अपोजिशन लीडर पार्टी का राज्यसभा में कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। 1969 में, कब बच्चों? 1969 में अपोजिशन पार्टी लीडर की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1969 में। एंड फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, राज्यसभा में कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। राज्यसभा में कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। ऐसे ही बच्चों अपोजिशन लीडर किस में होगा? लोकसभा के अंदर। वैसे ही बच्चों अपोजिशन लीडर कहाँ पर होगा? लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के अंदर अपोजिशन लीडर कौन था बच्चों? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह किसके अंदर था बच्चों? लोकसभा के अंदर। तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चों। कौन कौन से? जिसमें हमने फर्स्ट में ये डिस्कस किया कि अपोजिशन लीडर की फर्स्ट टाइम कब रिकॉग्नाइज्ड करा गया था? 1969 में। 1969 में। एंड राज्यसभा के अंदर फर्स्ट अपोजिशन लीडर कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। कौन था बच्चों? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। एंड लोकसभा के अंदर कौन था बच्चों? राम सुभग सिंह। लोकसभा के अंदर कौन था बच्चों? राम सुभग सिंह। कौन था बच्चों? राम सुभग सिंह। अब बात करें बच्चों, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 6 ईयर्स। याद रखना बच्चों, जो राज्यसभा होती है उसका टेन्योर 6 ईयर्स के लिए होता है। राज्यसभा का टेन्योर किसके लिए होता है बच्चों? 6 ईयर्स के लिए। एंड 1/3 मेंबर क्या होते हैं बच्चों? हर 2 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं। हर 2 ईयर्स में कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं? 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो यही पूछा बच्चों, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद कितने मेंबर रिटायर होते हैं बच्चों? 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखना बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने ये बताया था बच्चों राज्यसभा को अपर हाउस क्यों बोलते हैं। उस टाइम बताया था कि एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा बच्चों उसकी फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी कौन थी? अगर बात करें बच्चों राज्यसभा के अंदर फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी कौन थी बच्चों? BS
रमा देवी। कौन थी बच्चों? बी एस रमा देवी। तो बी एस रमा देवी क्या थी बच्चों? हमारी फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी। किसके अंदर बच्चों? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर हमारी फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी कौन थी बच्चों? बी एस रमा देवी। तो आज बच्चों डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन लर्न करने के लिए आया, जो आपको डायरेक्ट याद रखना। क्या? फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन 1969 में। राज्यसभा के अंदर श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। राज्यसभा के अंदर बच्चों कौन? श्यामनंद प्रसाद मिश्रा। एंड लोकसभा के अंदर क्या था बच्चों? राम सुभग सिंह। एंड कितने मेंबर राज्यसभा के रिटायर होते हैं बच्चों? 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। एंड फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा कौन थी बच्चों? बी एस रमा देवी। कौन थी बच्चों? बी एस रमा देवी। अगर बात करें बच्चों हमारा जो इंडियन स्टेट्स हैं, उन स्टेट के अंदर विच स्टेट हैज, किस स्टेट के पास है द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज्यादा सीट्स किस स्टेट के बाद है? लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर बात करें बच्चों हर स्टेट्स की अपनी क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स है। अगर बात करें उनमें से हर एक स्टेट की, जैसे हरियाणा की लोकसभा राज्यसभा सीट्स है, वैसे ही हर एक स्टेट की बच्चों क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा बच्चों किस स्टेट की क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स है। किस स्टेट की क्या बच्चों? सबसे ज्यादा लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स है। तो किस स्टेट की है बच्चों? उत्तर प्रदेश की। याद रखना बच्चों, लोकसभा सीट 80 एंड राज्यसभा सीट 31। लोकसभा सीट 80 बच्चों एंड राज्यसभा सीट 31 किस स्टेट की है बच्चों? मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा एंड राज्यसभा किसकी है बच्चों? उत्तर प्रदेश की है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। इन विच हाउस, अब बात करें बच्चों हमारा जो बजट आता है, एनुअल बजट आता है, जो हर साल 1 फरवरी 2024 को, मतलब हर ईयर पेश किया जाता है। अब की बार 1 फरवरी यानी 1 फरवरी यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पेश किया जाता है बच्चों क्या? एनुअल बजट। अगर बात करें बच्चों एनुअल बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, वो हमारे कौन से हाउस में पेश किया जाता है? तो कौन से हाउस में पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर। याद रखना बच्चों, जो हमारा एनुअल बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। एंड एट प्रेजेंट हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है बच्चों निर्मला सीतारमन। एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों? निर्मला सीतारमन। और जो हमारा बजट पेश किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। कौन से हाउस में पेश किया जाता है बच्चों? लोकसभा के अंदर। कौन से हाउस में बच्चों? लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों मनी बिल इज डिफाइंड इन, तो मनी बिल किसको बोलते हैं बच्चों? एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर है? अगर बात करें बच्चों मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 110 आर्टिकल के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? 110 आर्टिकल के अंडर है। मनी बिल किसके अंडर है बच्चों? 110 आर्टिकल के अंदर है। एंड रिलेटेड टू किससे है बच्चों? टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स से रिलेटेड बिल को क्या बोलते हैं बच्चों? मनी बिल बोलते हैं। टैक्स को इम्पोज करना हो, टैक्स को रिमूव करना हो। इम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स लगाना। रिमूव का मतलब टैक्स हटाना। तो उससे मनी से टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल हो बच्चों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गया है तो उसको बोलते हैं मनी बिल। चाहे वो टैक्स को इम्पोज करना हो बच्चों या टैक्स को रिमूव करना हो, तो यह किससे के अंडर आएगा बच्चों? मनी बिल के अंदर। एंड मनी बिल हमारे आर्टिकल किस में है बच्चों? 110 के अंदर है। तो सिंपल है, मनी बिल आर्टिकल 110 रिलेटेड टू टैक्स, टैक्स को इम्पोज करना है या टैक्स को रिमूव करना है। नेक्स्ट बात करें बच्चों फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल किससे रिलेटेड होता है एंड कौन से आर्टिकल में है? फाइनेंस बिल है बच्चों 117 आर्टिकल के अंदर। किसके अंदर? 117 आर्टिकल के अंदर। एंड मनी बिल किसके अंदर है बच्चों? 110 आर्टिकल के अंदर। मनी बिल किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड। मनी बिल तो और फाइनेंशियल बिल किससे रिलेटेड है? फाइनेंस बिल में बच्चों मनी बिल तो इंक्लूड होता ही है, साथ में एडिशनल सब्जेक्ट रिगार्डिंग मनी, और मनी से रिलेटेड
कोई भी अन्य सब्जेक्ट है बच्चों उसको भी किस में ऐड करेंगे, फाइनेंस बिल में ऐड करेंगे। तो फाइनेंस बिल के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, एक तो मनी बिल आता है और साथ में मनी से रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट हो उसको किस में ऐड किया जाता है, फाइनेंस बिल के अंदर ऐड किया जाता है। एंड जो फाइनेंस बिल है वो आर्टिकल नंबर 117 के अंडर है, आर्टिकल नंबर 117 के अंडर है। समझ आया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमने बात की किसकी, मनी बिल की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 110 आर्टिकल के अंदर है। अब हमें ये डिसाइड करना बच्चों कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड्स करता है, हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड्स करता बच्चों, वेदर ए बिल, जो बिल है बच्चों इज मनी बिल और नोट, कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, यानी उसमें टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है या नहीं है। ये किसके पास पावर है, हमेशा याद रखना बच्चों, मनी बिल में 100% पावर, मनी बिल में 100% पावर लोकसभा की होती है। मनी बिल में 100% पावर किसकी होती है, लोकसभा की। एक बात याद रखना बच्चों, मनी बिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए 100% पावर किसकी होती है, लोकसभा की होती है। तो हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड्स करता है, वेदर ए मनी बिल इज और नोट, वेदर ए बिल इज मनी बिल और नोट। अभी अभी मैंने क्या बताई बच्चों, मनी बिल के रिगार्डिंग 100% पावर लोकसभा की होती है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो ये बिल है मनी बिल है या नहीं है। अगर लोकसभा का स्पीकर बोल देता मनी बिल है तो मनी बिल मान लिया जाता है, अगर मना कर देता है तो मनी बिल नहीं होता। मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन, अभी अभी बताया बच्चों, मनी बिल से रिलेटेड कुछ भी आए, मनी बिल में 100% पावर किसकी होती है, लोकसभा की पावर होती है। लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता वो मनी बिल है या नहीं है। तो मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन, मनी बिल को कहां पर प्रेजेंट किया जाता है बच्चों, लोकसभा के अंदर। मनी बिल को कहां पर प्रेजेंट किया जाता है बच्चों, लोकसभा के अंदर। तो डायरेक्ट याद रखना है, मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। ये तो अभी अभी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन तो बच्चों रिपीट हो गया फिर से, कि हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड्स करता है, वेदर ए बिल इज मनी बिल और नोट। तो जल्दी से कमेंट करो कौन था बच्चों, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता था। एंड आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड था, मनी बिल से रिलेटेड था। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या डिसाइड करता था बच्चों, कि वो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। कोई भी नॉर्मल बिल है, तो नॉर्मल बिल के केस में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कहां पर, लोकसभा के अंदर या फिर कहां पर, राज्यसभा के अंदर, किसी एक के अंदर बिल आता है, बाद में प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं, बाद में किसकी, प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं। लेकिन मनी बिल में अपोजिट होता है बच्चों, मनी बिल में अपोजिट होता है, सबसे पहले किसकी परमिशन लेते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट की, एंड देन लोकसभा के अंदर जाता है। मैंने क्या बताया बच्चों, मनी बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, पहले प्रेसिडेंट के बाद देन लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में ये बिल जाता ही नहीं बच्चों। तो इसमें क्या पूछा बच्चों, प्रायर परमिशन, प्रायर मतलब पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है, बिफोर सबमिशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल सबमिट करने से पहले, लोकसभा में मनी बिल जाने से पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चों, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चों, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, मनी बिल से रिगार्डिंग ये बातें आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, लोकसभा के पास सारी पावर होती है एंड प्रेसिडेंट की परमिशन नेसेसरी होती है मनी बिल पेश करने से पहले। द फाइनेंस बिल, जो फाइनेंस बिल है बच्चों अभी अभी बात की थी, जो 117 आर्टिकल के अंदर है, जो 117 आर्टिकल के अंदर है, उसको राज्यसभा रिकंसिडरेशन, यानी राज्यसभा अपने पास कंसीडर करने के लिए कितने दिनों तक रख सकती है, कितने दिनों तक अपने पास बिल को रख सकती है, उतने दिनों के बाद बच्चों राज्यसभा को उस बिल पे अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो फाइनेंस बिल है बच्चों उसको राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक
रख सकती है एंड उतने दिनों के बाद बच्चों राज्यसभा को उस पर क्या देना पड़ेगा, अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चों 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। कितने दिन तक बच्चों? 14 डेज तक अपने पास रख सकती है एंड 14 डेज के बाद राज्यसभा को फाइनेंस बिल पर अपना क्या देना पड़ेगा बच्चों? रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। फाइनेंस बिल पर अपना क्या देना पड़ेगा? रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। 14 डेज तक अपने पास फाइनेंस बिल को रख सकती है। तो ये बातें बच्चों ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अंडर आर्टिकल 360, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया बच्चों कि जो इमरजेंसी कंडीशन थी 352, 356, 360, तीन हमारी इमरजेंसी कंडीशन थी। 352 में अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कंडीशन, 356 में गवर्नर रूल इन एनी स्टेट बच्चों, एंड 360 में क्या था? फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड ये तीनों इमरजेंसी किसके द्वारा डिक्लेयर करी जाती थी? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती थी बच्चों? प्रेसिडेंट के द्वारा। हमसे ये पूछा बच्चों अंडर आर्टिकल 360, तो आर्टिकल 360 में कौन सी इमरजेंसी थी बच्चों? फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी थी बच्चों? फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है बच्चों? प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ए पर्सन में बी अपॉइंटेड गवर्नर और 2 और मोर स्टेट। अब बात आ गई बच्चों गवर्नर की। जिस तरीके से सेंटर में प्रेसिडेंट होता है वैसे ही इधर क्या होता है बच्चों? स्टेट्स में गवर्नर होता है। जिस तरीके से बच्चों सेंटर में क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट्स में क्या होता है बच्चों? गवर्नर होता है। तो ए पर्सन में भी अपॉइंटेड गवर्नर, एक पर्सन को गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। या तो बच्चों 1 स्टेट का अपॉइंट कर सकते हैं या फिर 2 और मोर स्टेट्स का अपॉइंट कर सकते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने? किसी भी एक पर्सन को या तो एक स्टेट का या फिर 2 और मोर स्टेट्स का क्या अपॉइंट कर सकते हैं? गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 153 के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? आर्टिकल 153 के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? आर्टिकल 153 के अंदर है। तो क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 153 किससे रिलेटेड है? गवर्नर से रिलेटेड। आर्टिकल 153 किससे रिलेटेड है? गवर्नर से रिलेटेड है कि हर स्टेट का एक गवर्नर, 2 गवर्नर या फिर 2 स्टेट्स का एक गवर्नर भी हो सकता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। द पावर ऑफ द स्टेट, जिस टाइप से पावर ऑफ द सेंटर, अगर बच्चों क्वेश्चन आए कि पावर ऑफ द सेंटर, तो मार्क करना है प्रेसिडेंट। पावर ऑफ द सेंटर में क्या मार्क करना है बच्चों? प्रेसिडेंट। एंड पावर ऑफ द स्टेट आए तो बच्चों क्या मार्क करना है? गवर्नर। हमेशा याद रखना बच्चों, पावर ऑफ द स्टेट आए तो गवर्नर मार्क करना है एंड पावर ऑफ द सेंटर आए तो बच्चों क्या मार्क करना है? प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर ऑफ द स्टेट इज इन, तो पावर ऑफ द स्टेट किसके अंदर होगी बच्चों? गवर्नर के अंदर। पावर ऑफ द स्टेट किसके अंदर होगी बच्चों? गवर्नर के अंदर होगी। एंड पावर ऑफ द सेंटर इज इन, पावर ऑफ द सेंटर किसके अंदर होगी बच्चों? प्रेसिडेंट के अंदर होगी। तो सेंटर में पावर प्रेसिडेंट के पास होती है एंड स्टेट में पावर किसके पास होती है बच्चों? गवर्नर के पास होती है। हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, इससे इसी तरीके से बच्चों अगर क्वेश्चन आए हेड ऑफ द सेंटर एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ सेंटर एग्जीक्यूटिव, अगर क्या है बच्चों? हेड ऑफ सेंटर एग्जीक्यूटिव, तो सेंटर एग्जीक्यूटिव में बच्चों जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। सेंटर एग्जीक्यूटिव में किसके पास होती है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास होती है। और बात करें हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव की, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीन्स स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है बच्चों? गवर्नर के पास होती है। स्टेट में किसके पास होती है बच्चों? गवर्नर के पास होती है। एंड सेंटर में किसके पास होती है बच्चों? सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होती है। तो हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या हो गया बच्चों? गवर्नर हो गया। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर बात करें बच्चों लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर क्वेश्चन आए लोअर हाउस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर,
सेंटर के लोअर हाउस की बात करें तो हमने बात की थी बच्चों, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं एंड राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। इसी तरीके से बच्चों स्टेट में भी लोअर हाउस होता है एंड अपर हाउस होता है। जो स्टेट होता है बच्चों, स्टेट में लेजिस्लेचर असेंबली को, स्टेट में कौन बच्चों, लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर हाउस बोलते हैं एंड लेजिस्लेचर काउंसिल को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं एंड लेजिस्लेचर काउंसिल को क्या बोलते हैं बच्चों, अपर हाउस बोलते हैं। जिस टाइप से सेंटर में लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं एंड राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं एंड स्टेट्स में लेजिस्लेचर असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं एंड लेजिस्लेचर काउंसिल को अपर हाउस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लोअर हाउस बोला बच्चों तो क्या होगा, लेजिस्लेचर असेंबली। अगर अपर हाउस पूछा होता तो बच्चों क्या होता, लेजिस्लेचर काउंसिल होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में बच्चों अपर हाउस पूछा है, वही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अपर हाउस पूछे, टेम्परेरी परमानेंट हाउस पूछे तो कौन होगा बच्चों, लेजिस्लेचर काउंसिल। अगर लोअर हाउस पूछते, टेम्परेरी हाउस पूछते तो क्या होता बच्चों, लेजिस्लेचर असेंबली, परमानेंट में लेजिस्लेचर काउंसिल। समझ आया बच्चों? थैंक यू बच्चों, ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में नोट करने हैं एंड अपना वर्क डेली सेंड करना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।